आज हमारा टॉपिक है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्गत जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि सबसे पहले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसे हम लोग एफडीआई कहते हैं, एक देश में एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में स्थित एक इकाई द्वारा नियंत्रित स्वामित्व के रूप में निवेश है। ठीक है। अब क्या होता है, नियंत्रित स्वामित्व निवेश का मतलब यह होता है कि सारा जो उसके पास कंट्रोल्ड होता है, कंट्रोलिंग पावर वो उसी के पास होता है। तो दूसरे देश में देखिए, हम जब एक व्यवसाय में दूसरे देश में स्थित एक इकाई द्वारा नियंत्रित होती है, तो मान लीजिए अगर भारत का कोई व्यक्ति है और वो यहां पर अपना इन्वेस्टमेंट किया गया है इंडिया में, लेकिन एब्रॉड में भी उसका इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट जो पैटर्न होता है वो इन्वेस्टमेंट पैटर्न चलता रहता है और वहां पर भी उसके द्वारा कंट्रोलिंग की जाती है। तो ये हमारा एक प्रकार का एफडीआई है। तो इसे हम एफडीआई आउटफ्लो के नाम से जानते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा आउट इनफ्लो होता है, यानी दूसरे देश से हमारे देश में पूंजी को आना, जो आपका होता है वो एफडीआई इनफ्लो के नाम से जाना जाता है। दूसरा, प्रत्यक्ष नियंत्रण की धारणा। प्रत्यक्ष नियंत्रण की धारणा इसके अंतर्गत विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से अलग किया जाता है। मोटे तौर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में विलय और अधिग्रहण, नई सुविधाओं का निर्माण, विदेशी परिचालन और अर्जित मुनाफे का पुनर्निवेश और इंस्ट्रा कंपनी ऋण शामिल है। इसमें प्रत्यक्ष नियंत्रण देखो क्या होता है कि जो एफडीआई के अंतर्गत आता है, तो मैंने कहा कि एफडीआई के अंतर्गत कोई मर्जर एंड एक्विजिशन है। जैसे हम क्या करते हैं, ए कंपनी का बी कंपनी के साथ मर्जिंग, जैसे आपने देखा होगा वीआई में क्या होता है, वोडाफोन और आइडिया आपस में मर्ज हो गए, अधिग्रहण कर लिया, एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को खरीद लिया। आपने देखा होगा यूनिनार आई थी और अचानक गायब हो गई, तो वो कहीं ना कहीं अधिग्रहण हो गई। या नई सुविधाओं का निर्माण, विदेशी प्रचलन से अर्जित मुनाफे का पुनर्निवेश। मैंने कहा था ना, एफडीआई के अंतर्गत जो हमारे पास लाभ होते हैं उन लाभ को आपको री इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इंट्रा कंपनी ऋण इनको शामिल किया गया है। अगला है एफडीआई इक्विटी पूंजी का योग है। इक्विटी पूंजी का मतलब होता है कि इसमें छोटे छोटे उसमें पार्ट्स में लगाई गई पूंजी होती है, जो या तो ये छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो किसी व्यक्ति के या किसी इन्वेस्टर्स के होते हैं। तो इस प्रकार जो छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट होता है, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट इक्विटी के रूप में होता है। और ये इक्विटी के रूप में, जिसको आप लोग क्या कहते हो, शेयर के रूप में हमारे पास इन्वेस्टमेंट होता है। और इस शेयर का जो योग होता है वो एफडीआई के रूप में होता है, क्योंकि एक बड़ी कंपनी होती है वो पूरा का पूरा पैसा नहीं लाती है, बल्कि इक्विटी के रूप में आपके पास पैसा लेकर के आती है। और इसके अंतर्गत जो होती है वो लंबी अवधि की पूंजी और अल्पकालिक पूंजी भुगतान संतुलन में दिखाया जाता है। नाउ द नेक्स्ट है एफडीआई में आमतौर पर प्रबंधन, ठीक है, संयुक्त उद्यम, ज्वाइंट वेंचर, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। ध्यान से देख लीजिए, एफडीआई के अंतर्गत जैसे कोई कंपनी जाती है, ठीक है, या कोई कंपनी हमारे देश में आती है, तो उस कंपनी का जो मैनेजमेंट होगा वो उनके अंडर में होगा। उनका जो ज्वाइंट वेंचर होगा, एंटरप्रेन्योरशिप होगा, वो उनके अंडर में होगा। जो उनका टेक्नोलॉजी होगा वो लेकर के साथ में आते हैं। और जो स्पेशलाइजेशन होता है, तो एफडीआई के अंतर्गत केवल कैपिटल नहीं आती है, बल्कि उनका प्रबंधन, मैनेजमेंट, ज्वाइंट वेंचर, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड स्पेशलाइजेशन, ये सारी चीजें वो लेकर के आते हैं। तो आप कभी एफडीआई का मतलब केवल और केवल मनी ट्रांसफर या कैपिटल ट्रांसफर को मत लीजिएगा, बल्कि इसके अंतर्गत कई चीजों को इंक्लूड किया जाता है। प्रत्यक्ष निवेश में शेयरों की खरीद के माध्यम से निवेश को बाहर करता है। ठीक है। परिणाम स्वरूप निवेशक कंपनी के 10 से कम शेयरों को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, 10% से कम शेयरों को नियंत्रित किया जाता है। तो निवेशक कंपनी द्वारा ये आप इसमें एक्टिविटी देख सकते हो। तो देखो, इसमें जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में शेयरों की खरीद के माध्यम से निवेश को बाहर करता है, यानी जो हमारे पास शेयर्स होते हैं ना, आपने देखा होगा शेयर मार्केट में ये होते हैं। तो एफडीआई के अंतर्गत शेयर जो मार्केट में होता है, तो इक्विटीज में लगाते हैं पैसा, और लगाने के बाद क्या होता है कि उसी के अंतर्गत ये पूंजी को डेवलप करते चले जाते हैं। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में आर्थिक विकास के लिए एक प्रमुख मौद्रिक स्रोत है। ठीक है। अब देखिए, भारत में मैंने बताया था बहुत ज्यादा क्राइसिस थी। ठीक है। तो भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री में इसकी क्राइसिस बहुत ज्यादा थी, और जब इस क्राइसिस
को मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को चालू किया। ठीक है, तो भारत में जो हमारे पास देश में पूंजी आई वो एफडीआई के रूप में हमारे देश में पूंजी आई, और ये एफडीआई के रूप में हमें जो पूंजी मिली वो भारत के आर्थिक विकास का प्रमुख मौद्रिक स्रोत है। ये स्पेशली मॉनेटरी आपके पास क्या था सोर्स है, सस्ती मजदूरी और भारत के बदलते कारोबारी माहौल का लाभ लेने के लिए विदेशी कंपनियां तेजी से निजी शुभ व्यवसायों में सीधा निवेश कर रहे हैं। कि तो क्या होता है कि जो हमारे पास इस समय वर्ल्ड लेवल पर हमने देखा होगा इक्विटी मार्केट के जरिए इन्वेस्टमेंट करने का प्रचलन बहुत तेजी से चला है। तो ये जो एफडीआई होता है, एफडीआई का कल्चर पूरे विश्व में ज्यादा तेजी से फैला है। जी देखिए 1991 में एक आर्थिक संकट हमने देखा था। उस आर्थिक संकट में जो हमारे पास विदेशी मुद्रा का स्टॉक था, वो विदेशी मुद्रा का स्टॉक हमारे पास मात्र 3 हफ्तों के आयात के लिए ही भी सफिशिएंट नहीं था। इसके मद्देनजर भारत ने एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी प्रारंभ किया, और तब से भारत में लगातार एफडीआई में बढ़ोतरी होती चली जा रही है, जिसके बाद में 1 करोड़ यानी 10 मिलियन से अधिक नौकरियां पैदा की गई। आगे है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार 17 अप्रैल 2020 को भारत ने भारतीय कंपनियों को वर्तमान में कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण से बचने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बदलाव किया। देखो भारत में एक कोविड-19 महामारी आई जो विश्व को भी प्रभावित किया और भारत में प्रभावित किया, जिसमें क्या होता है कि एक अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही थी, जिसमें कुछ कंपनियां जाना चाह रही थी, कुछ कंपनियां रुकना चाह रही थी। उनको भारत में पूरा जो इन्वायरमेंट था वो बड़ा अनसर्टेन लगा था। तो जब भारत का पूरा इन्वायरमेंट उनको अनसर्टेन लगा था, तो इस अनसर्टेनिटी में वो अपनी कंपनियां छोड़ करके भागने लगी। तो इस समय एफडीआई पॉलिसी में चेंजेस किए गए थे, नहीं तो हमारे लिए एफडीआई की डायरेक्शंस बिल्कुल चेंज हो जाती यहां से। जबकि नई एफडीआई नीति, अब देखिए यानी 2020 में भारत में नई एफडीआई नीति आई, और जब नई एफडीआई नीति आई तो यह सुनिश्चित करती कि एफडीआई अब वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के जांच के दायरे में होगा। ठीक है, यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की जांच के दायरे में होगा। कि जो देखिए एफडीआई के अंतर्गत ये डर लगता है कि एफडीआई के अंतर्गत जो है ब्लैक मनी ना आ जाए। अब आप कहोगे सर ब्लैक मनी क्या होती है? द मनी विच इज टैक्सेबल बट वी डोंट पे द टैक्स। ऐसी मुद्रा जिस पर टैक्स आपका बनता है, ठीक है, जिस पर आपको टैक्स पेमेंट किया जाना चाहिए था लेकिन आपने टैक्स पेमेंट नहीं किया है, वो मुद्रा आपकी क्या कहलाती है? वो मुद्रा ब्लैक मनी कहलाती है। तो अगर हमको कोई जांच के दायरे में किसी मंत्रालय को नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से इसमें ब्लैक मनी आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए इसमें पारदर्शिता को मेंटेन करने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत इसे रखा गया। अब हमारे पास है एफडीआई मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एफडीआई मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है हॉरिजेंटल और एक होता है वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजेंटल एफडीआई ऐसा होता है, ये आपका हॉरिजेंटल एफडीआई है, और दूसरा आपका एक सीधी खड़ी रेखा के रूप में होता है, वो सीधी खड़ी रेखा, इसे वर्टिकल एफडीआई कहते हैं। दोनों अन्य प्रकार से एफडीआई आए, एक है कॉन्ग्लोमेरेट और दूसरा होता है प्लेटफॉर्म एफडीआई। ठीक है, तो दोनों एफडीआई हम और भी देखेंगे, स्टडी करेंगे। तो पहले हम जो देखना चाहते हैं कि हॉरिजेंटल एफडीआई क्या होता है। बहुत केयरफुली इसको देखिएगा। इस प्रकार का एफडीआई एक व्यवसाय अंतर्देशीय संचलन को दूसरे देश में विस्तारित करता है। सपोज दैट, ठीक है, अगर भारत में पार्ले जी बनता है और पार्ले जी की कंपनी एक सिंगापुर में भी लग जाती है, ठीक है, किसकी लगी? पार्ले जी की। तो यहां पर इंडिया में भी पार्ले जी बन रहा है और सिंगापुर में भी पार्ले जी बन रहा है। तो इस प्रकार का जो एफडीआई होता है इसे हम लोग क्या होते हैं? हॉरिजेंटल एफडीआई कहते हैं। यानी वो उद्योग या व्यवसाय जो आपके देश में संचालित होता है, वही उद्योग और व्यवसाय अन्य कंट्री में भी आप चालू कर देते हैं, तो इसे हम लोग हॉरिजेंटल एफडीआई के अंतर्गत कैलकुलेट करते हैं। दूसरा आपका है आपका वर्टिकल, आपका पास
आपका एफडीआई। इस मामले में एक व्यवसाय आपूर्ति श्रृंखला के अलग स्तर पर जाकर दूसरे देश में फैलाता है। यानी इसमें इस प्रकार के व्यवसाय में विदेश में विभिन्न गतिविधियों में क्या करता है, कार्य करता है, लेकिन ये गतिविधियां मुख्य व्यवसाय से संबंधित होती हैं। मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे देश में मान लीजिए क्या होता है कि कंप्यूटर बनाने वाली कोई कंपनी है, सपोज दैट कोई कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है, तो ये कंप्यूटर भारत में बनाती है, लेकिन अफ्रीका कंट्री में जाकर के ये मदरबोर्ड बनाने लगे। देखो अब ये कंप्यूटर नहीं बना रही, ये बल्कि मदरबोर्ड इसका एक पार्ट बना रही है। तो सेम व्यवसाय न डाल करके एक पार्ट को लेकर के या उससे संबंधित व्यवसाय को जब डेवलप किया जाता है, तो इस प्रकार के हम लोग एफडीआई को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रकार के एफडीआई को हम लोग वर्टिकल एफडीआई की संज्ञा देते हैं। तीसरा है आपका सामूहिक एफडीआई। तीसरा सामूहिक एफडीआई, इस प्रकार के एफडीआई के तहत एक व्यवसाय किसी विदेशी देश में असंबंधित व्यवसायिक गतिविधियां करता है। ठीक है, असंबंधित यानी जैसे भारत का पार्ले जी है, ये जाकर के वहां पर कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस करने लगे। ठीक है, यानी पार्ले जी यहां पर भारत में तो बिस्किट का करता है, लेकिन वहां जाकर के कोल्ड ड्रिंक का काम करने लगे, तो इसे हम कहते हैं सामूहिक एफडीआई। ये एक प्रकार असामान्य है, क्योंकि इसमें एक नए देश और एक पूरी तरह से नए बाजार में प्रवेश करने में कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि आपको भी उतना ज्यादा अनुभव नहीं होता है, और नए बाजार में जब आप जाते हो तो वहां पर नया कार्य आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एफडीआई कहते हैं। मान लीजिए आपका अमेरिका द्वारा एचपी का लैपटॉप बनाया जाए और भारत में क्या हो जाए कि एचपी का मोबाइल चलने लगे, तो ये जो आपकी एफडीआई हो जाएगी ये बिल्कुल अलग हो जाएगी, और इसे हम ग्रुप एफडीआई के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो जब कोई हमारे पास नया बाजार होता है और नया प्रोडक्ट होता है जो हमारे डोमेन से बिल्कुल अलग होता है, डोमेन का मतलब जिस पे आपने काम कर रखा है, तो इस प्रकार की एफडीआई को हम लोग ग्रुप एफडीआई के नाम से संबोधित करते हैं, जानते हैं। अगला है प्लेटफॉर्म एफडीआई। प्लेटफॉर्म एफडीआई क्या है? ये एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में फैलता है, लेकिन व्यवसाय से उत्पादन फिर किसी तीसरे देश को निर्यात किया जाता है। जैसे क्या होता है कि भारत में मान लीजिए एक सिंगापुर की कंपनी है, ठीक है, सिंगापुर की एक कंपनी है, और वो क्या करती है, भारत में कार बनाती है। लेकिन ये कार जो होती है, ये कार हमारे पास जो भारत में राइट साइड में स्टीयरिंग होती है, ये लेफ्ट साइड स्टीयरिंग वाली कार बनाती है सिंगापुर वाली कंपनी, और ये कार भारत में बना करके इस कार को अमेरिका में बेच दे, क्योंकि अमेरिका में लेफ्ट हैंड स्टीयरिंग कार बहुत पॉपुलर है। तो ये हमारे देश को एज अ प्लेटफॉर्म यूज करता है, तो इसे हम लोग प्लेटफॉर्म एफडीआई के नाम से जानते हैं। तो एफडीआई ग्रुप में यानी कार प्लांट हमारे देश में लगाता है, कार को यहां मैन्युफैक्चर करता है, हमारे देश के यूज में वो कार बिल्कुल नहीं आती है, और वो जाकर के हम अमेरिका में बेच देते हैं। तो हमारा देश एक एफडीआई को प्लेटफॉर्म की तरह यूज करता है, तो इसे हम लोग प्लेटफॉर्म एफडीआई के नाम से जानते हैं। आगे हमारे पास है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। किसी व्यक्ति या फर्म द्वारा किसी विदेशी देश में किया गया कोई निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। अब वो चाहे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हॉरिजेंटल हो, चाहे वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वर्टिकल हो, चाहे वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ग्रुप वाला हो, और चाहे वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्लेटफॉर्म हो। यानी आपका HVGP ये 4 प्रकार का एफडीआई होता है। बड़े ब्रॉड डिफिनीशन के अंतर्गत, इफ यू आर इन्वेस्टेड आवर मनी इन अ कंट्री देन इट इज कॉल्ड द एफडीआई। तो एफडीआई की एक मूलभूत अवधारणा थी, और ये 4 प्रकार की एफडीआई क्या होती है मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या होता है, जब भी कोई विदेशी संस्था जो फॉरेन कंपनी आती है, फॉरेन इंस्टीट्यूट आता है, और वो हमारे यहां अपने नियंत्रण में, ठीक है, वो खुद के नियंत्रण में शेयरों को जारी करती है, तो वहां पे व्यवसाय स्थापित करती है, तो इसे हम एफडीआई कैटेगरी के अंतर्गत लेते हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से अलग है। देखो, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और एफडीआई में बहुत अंतर होता है। जहां विदेशी इकाई केवल किसी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदे जाते हैं। मैंने अभी आपको डिफिनीशन बताया था कि एफडीआई नॉट ओनली रिलेटेड विथ मनी, इट इज ऑल्सो रिलेटेड विथ मैनेजमेंट, it is also related with technology transfer, it is also related with searching the new market, that is called FDI.
बट जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, जिसे FII कहते हैं, ठीक है, FII ओनली रिलेटेड विथ मनी, नॉट विथ द मैनेजमेंट, नॉट विथ द अदर। तो इस प्रकार FII जो हमारे देश में होता है, वो FII जो होता है वो केवल मॉनेटरी टर्म में होता है, क्योंकि उसमें एक इक्विटी आके जुड़ती है। विदेशी आदमी आता है और हमारे शेयर बाजार में पैसा लगा दे तो हम उसे FDI नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका FII है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है। FDI के अंतर्गत आपका प्रबंधन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, वहां पर मार्केट सर्चिंग, ये सारी चीजें आती हैं। FDI नॉट ओनली इंटर रिलेटेड विद द मनी, ठीक है, इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द क्या होता है, नॉलेज मैनेजमेंट। ये नॉलेज मैनेजमेंट के साथ भी बहुत क्लोजली रिलेटेड होता है। तो इसलिए इस ब्रॉड डिफिनेशन को आपको समझना हो। FDI में विदेशी इकाई की कंपनी दिन प्रतिदिन के संचालन में दखल होता है। FDI केवल धन का प्रवाह नहीं है, बल्कि प्रौद्योगिकी, ज्ञान, कौशल, विशेषज्ञता, मैंने देखो ये 4 चीजें FDI के अंतर्गत आती हैं। ये बच्चों बहुत जानकारी है, ध्यान रखना, आपसे एग्जाम में हरदम पूछा जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन FDI एंड FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इसमें भी पैसा आता है, इसमें भी पैसा आता है, इसमें भौतिक रूप में आता है, फिजिकल रूप में आता है, बट उससे इंपॉर्टेंट है कि प्रौद्योगिकी लेकर के आता, उससे इंपॉर्टेंट है नॉलेज लेकर के आता, उससे इंपॉर्टेंट है स्किल लेकर के आता, उससे इंपॉर्टेंट है आपका स्पेशलाइजेशन लेके आता। लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को केवल इन्वेस्टेड द मनी इन द ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में अमेरिका का एक इन्वेस्टर है, भारत के शेयर बाजार में पैसा लगा दिया, दैट इज कॉल्ड FII। तो अब आप अंतर समझ जाना कि FDI केवल हमारे देश में मुद्रा से या फिजिकल मुद्रा में आई है, केवल उससे आप इसका इंटर रिलेशनशिप मत समझिएगा, ठीक है। आप क्रिकेट देखते होंगे, इस समय मान लीजिए हमारे क्रिकेट खिलाड़ी आए हैं, तो क्रिकेट खिलाड़ी हमारे देश में खेल रहे हैं, तो केवल खेल ही नहीं रहे, बल्कि हमारे खिलाड़ियों को सिखा भी रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, हाउ टू प्ले द क्रिकेट, हाउ टू बिल्ड अ बिग इनिंग, ये सारी चीजें वो बताते हैं। तो उनका केवल हम खरीद करके IPL में केवल मैच नहीं दिखाते हैं, बल्कि उनसे हमारे देश में स्किल डेवलपमेंट भी होता है, नॉलेज मिलती है, और वो लोग एक तरफ बैटिंग करते हैं तो दूसरे अपने छोटे जूनियर को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो FDI नॉट ओनली रिलेटेड विद द फिजिकल मनी, इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद टेक्नोलॉजी, नॉलेज, आपका स्किल एंड स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। जबकि जो आपका विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, इट इज ओनली रिलेटेड विथ क्या होता है, मनी, यानी अगर, और इसमें भौतिक रूप से मनी नहीं आकर के ऑनलाइन मनी आती है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट है, किसी देश के आर्थिक विकास के लिए गैर ऋण वित्तीय संसाधनों का एक प्रमुख स्रोत है, ठीक है। अगर किसी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है और आप लोन नहीं लेना चाहते हो, तो आप FDI को इन्वेस्टमेंट करिए, FDI को इनवाइट कर लीजिए। FDI आमतौर पर उस अर्थव्यवस्था में होती है जिसमें विकास की संभावना होती है। आप एक काम करिए, सहारा रेगिस्तान आपका नाम आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, कहीं भी कभी भी उधर FDI जाने के लिए तैयार नहीं होती। इफ द ऑयल अवेलेबिलिटी इज नॉट, यानी पेट्रोलियम ऑयल अगर ना हो तो वहां कहीं कभी भी नहीं जाएगी FDI। क्यों? क्योंकि वहां पे विकास की संभावनाएं बिल्कुल नहीं होती, और साथ ही साथ स्किल्ड लेबर भी आपके यहां होना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपके देश में स्किल्ड लेबर होंगे तो ये FDI हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट है, पिछले कई वर्षों में FDI अंतरराष्ट्रीय पूंजी हस्तांतरण में एक प्रमुख रूप में विकसित हुआ, और भारत के लाभ समान रूप से वितरित नहीं हुए। और इसमें क्या हुआ कि जो ये FDI आई वो बुनियादी ढांचों पर निर्भर करता था, और FDI के जो मेजर निर्धारक तत्व हैं, इसके अंतर्गत इनका संचालन, कार्यप्रणाली और राजनीति। देखो, राजनीति बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पॉलिटिक्स जो होती है वो हमारे फेवर में नहीं है तो कभी भी FDI उस कंट्री में नहीं आती है। तो राजनीतिक स्थिरता बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा, पाकिस्तान का नाम सुना होगा, पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, तो वहां पर जो होती है आपकी FDI उतनी ज्यादा नहीं आती है जितनी ज्यादा हमारे देश में आती है। तो और साथ ही साथ जो हमने टैरिफ, नॉन टैरिफ, आपके पास क्या होते हैं,
इन सारी चीजों को आपने देखा होगा, इनसे एफडीआई बहुत, अगर आपने टैरिफ रेट बढ़ा दिया, गैर टैरिफ रेट बढ़ा दिया, तो निश्चित रूप से एफडीआई प्रभावित होगी और आपके कंट्री में एफडीआई नहीं आएगी। तो इन दीज पॉलिसी डिटरमाइन द एफडीआई इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कंट्री। अब हमारे पास क्या होता है, अगर मैं भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अपडेट की बात करता हूं, तो अगस्त 2020 तक भारत में 35.7 बिलियन अमेरिकन डॉलर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, यह प्राप्त हुआ। देखो, दिस डेटा ओनली फॉर मॉनेटरी टर्म। अब आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात नहीं कर रहे हो, नॉलेज की बात नहीं कर रहे हो। ये अगर आपसे कोई बच्चा बोले कि पिछले कई सालों में हमारे देश में एफडीआई डिक्लाइन हुई है, यस इट मे बी पॉसिबल, लेकिन नॉलेज बढ़ा है, हमारा स्किल बढ़ा है। तो एफडीआई ये केवल यहां पर मॉनेटरी टर्म में है, लेकिन जो स्किल है उनको मेजरमेंट नहीं किया गया। तो किसी वित्तीय वर्ष के 5 महीनों में अब तक का सबसे बड़ा एफडीआई हमारे पास वो है, पार्ट है। इसके अलावा क्या होता है, जो सकल घरेलू उत्पाद है उसकी वृद्धि दर 23.9 कम होने के बावजूद एफडीआई प्रवाह में हमारे देश में लगातार वृद्धि हुई है। यानी हमारे देश का जो डेटा था वो ये बता रहा है कि हमारी जो जीडीपी है वो जीडीपी डिक्लाइन हुई है, लेकिन फिर भी एफडीआई इनफ्लो हमारे देश में बहुत अच्छा था। और 2020-21 का डेटा ये बताता है कि जो हमारी एफडीआई थी वो 31.60 बिलियन अमेरिकन डॉलर थी, जो पिछले की अपेक्षा 13% अधिक थी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हम एक मैक्सिमम टारगेट पर पहुंच गए और उसके साथ साथ हमारे देश में एफडीआई काफी तेजी से बढ़ी। 1991 में जब सरकार ने अर्थव्यवस्था खोला और एलपीजी रणनीतियों को शुरुआत की, तब से भारत में निवेश के माहौल में जबरदस्त सुधार हुआ है। ठीक है, निवेश के माहौल में, यानी जब से हमारे देश में एलपीजी पॉलिसी लगी है, तो एलपीजी पॉलिसी लागू होने के परिणाम स्वरूप हमारे देश की इकोनॉमी तेजी से बूस्ट की है। इस संबंध में सुधार का श्रेय आमतौर पर एफडीआई मानदंडों में ढील को दिया जाता है और देश के आर्थिक उदारीकरण के बाद कई क्षेत्र आंशिक या पूर्ण रूप से विदेशी निवेश के लिए खुल गए हैं। नाउ द नेक्स्ट है, भारत में क्या कहते हैं, व्यापार करने के आसानी के मामलों में, यानी भारत में जो इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, आसानी का मामला मतलब होता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट फॉर द एफडीआई, वो टॉप 20 के 100 देश की सूची में भारत शामिल है कि भारत में अगर कोई विदेशी कंपनी आती है और वो काम करती है तो वो उस तरह का माहौल भारत में है जहां पर काम किया जा सकता है। तो ये एक हमारे लिए एक बेस्ट इंडिकेटर है। इसके साथ ही साथ 2019 की रिपोर्ट में एफडीआई के 10 शीर्ष प्राप्तकर्ताओं में भारत उन 10 कंट्रीज में शामिल है जहां पर सबसे ज्यादा एफडीआई आई है और जिसमें 49 बिलियन डॉलर का प्रवाह देश में हुआ है। अगला है 2018 में 16% की वृद्धि थी एफडीआई में। 2020 में डीपीआईआई बीमा मध्यस्थों ने 100% की एफडीआई की अनुमति देने की लिए नीति को आधारित सूचित किया, क्योंकि बीमा क्षेत्र में अभी तक 100% की अनुमति नहीं थी और इस साल बीमा कंपनियों ने कहा कि अब 100% की एफडीआई हमारे यहाँ अनुमानित है। इस प्रकार से हमारे देश में क्या हुआ, लगातार एफडीआई बढ़ती चली जा रही है। 2020 में भी ऐसी कोई बात आई, इसके साथ ही साथ 2020 में एयर इंडिया की हिस्सेदारी बढ़ गई। मैं इसको और डीपली आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो देखिए, भारत में जो हमारे सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, सेक्टर्स का मतलब होता है, सेक्टर्स हमारे का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास एजुकेशन सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 100% देश का होगा या इसमें कुछ परसेंट बाहर का हो सकता है। इट इज डिटरमाइंड बाई कि हम कितनी अनुमति उसमें दे रहे हैं अपने देश की पूंजी को और अपने विदेश की पूंजी को, यानी एफडीआई को। तो ये डिटरमाइन करता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का इंपॉर्टेंस कितना है, उसके आधार पर इस कैटेगरी को डिसाइड किया जाता है। तो भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में स्थित कंपनियों में विदेशी निवेशक द्वारा किया गया निवेश है और भारत में जो विदेशी निवेश है वो मुख्यतः 2 प्रकार के हैं। तो एक हमारे पास होता है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट है जिसके अंतर्गत हम किसी कंट्री में जाते हैं और बिल्कुल नई कंपनी स्थापित करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, एक पहला प्रकार का जो एफडीआई है ये ग्रीनफील्ड, आपका ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, जीएफआई
आई कहते हैं, और दूसरा हमारे पास कहता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसके तहत किसी विदेशी कंपनी के शेयर खरीद लिए जाते हैं तो उसके स्वामित्व वाले विदेशी कंपनी का अधिग्रहण कर लिया जाता। मान लीजिए हमारे यहां क्या हो जाए कि कोई कंपनी है और उसके हम शेयर को खरीद लें, तो ये हमारे पास एक एफडीआई का पार्ट हो जाता है। तो इस तरह जैसे हम मान लीजिए हम गए अमेरिका, गए वहां पे कोई कंपनी चल रही है और उस कंपनी के 10% हम शेयरों को खरीद लेते हैं, तो ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट है। हमने डायरेक्ट कोई नई कंपनी नहीं खोला, बल्कि उनके शेयरों को खरीदा, एक प्रकार का पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वो डायरेक्ट हम उस कैटेगरी में लाते हैं कि ऑनलाइन होता है। इसके अंतर्गत हम उसका जाते हैं और वहां पर उनके मैनेजरियल सिस्टम से मिलते हैं तथा उनके शेयर्स को खरीद लेते हैं। तो ये आपके पास क्या कहता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करता है। तो भारत में जो एफडीआई होती है वो बेसिकली दो प्रकार से आती है, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट है और एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। डेवलपिंग कंट्री के लिए याद रखना, ये पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, डेवलपिंग कंट्री के लिए ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होता है और डेवलप्ड कंट्री के लिए आपके पास पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो दोनों का अपना अपना रीजन होता है और इसलिए इस पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को भारत में दो प्रकार से जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, दो प्रकार से आते हैं। एक आपका होता है ऑटोमेटिक रूट कहलाता है एफडीआई का, और दूसरा हमारे पास क्या कहलाता है, ठीक है, सरकारी रास्ता। ठीक है, ऑटोमेटिक रूट को हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रूट भी कहते हैं, आरबीआई रूट भी कहते हैं, और दूसरा जो सरकारी रूट है इसे विदेश निवेश संवर्धन बोर्ड के माध्यम से इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। तो ये दो प्रकार के हमारे पास रूट्स हैं जिसके माध्यम से भारत में एफडीआई प्राप्त होती है। पहला आपके पास स्वतः रूट है, ऑटोमेटिक रूट, जिसे हम लोग आरबीआई रूट कहते हैं, और आरबीआई रूट के अंतर्गत इसके अंतर्गत पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कोई इन्वेस्टर आता है उसको परमिशन पहले से लेनी पड़े, ऐसा नहीं है। आरबीआई का एक फॉर्म होता, फॉर्म भरिए और आप देश में प्रवेश करके इन्वेस्टमेंट करने लगिए। लेकिन एक आपका होता है जो बहुत सेंसिटिव होता है, उसमें क्या होता है, इसमें देखो जो आपका डायरेक्ट रूट है इसमें आरबीआई कार्यालय में दस्तावेजों को जमा करने की आवश्यकता होती है। एक फॉर्म आप ले लीजिए और उस फॉर्म में को आरबीआई के ऑफिस में जमा कर दीजिए। सरकार के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा होता है। तो जो सरकार गवर्नमेंट रूट द्वारा आता है उसको एफआईपीबी के द्वारा पहले तो अनुमति होनी चाहिए, पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि क्या हम आपके देश में कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड या सरकार, जिसको हम सरकार कहते हैं, वो परमिशन ग्रांट करता है और उस के बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो इसे हम एफआईपीबी इन्वेस्टमेंट पैटर्न की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं और इस रूट के अंतर्गत ये हमें इन्वेस्टमेंट मिलता है। अगला हमारे पास है, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है। ये कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपका एफडीआई एफडीआई की अनुमति नहीं है। जैसे याद रखना, या तो वो आइटम या सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट के होगा, मेजर इंपॉर्टेंट होगा, या तो वो इकोनॉमी के लिए बिल्कुल बेनिफिटेड नहीं होगा। इन्हीं दो सेक्टर्स में सरकार ने क्या किया, एफडीआई को परमिशन नहीं दिया। जैसा लॉटरी व्यापार में आपने देखा होगा लॉटरी सिस्टम चलता है। ठीक है, लॉटरी सिस्टम को भारत में बिल्कुल इसमें कोई एफडीआई नहीं आ सकती, कोई विदेशी कंपनी नहीं आ सकती है, तो लॉटरी में एफडीआई 0। जुआ और सट्टेबाजी इनडायरेक्ट रूप में इस समय भारत में देख सकते हो, लेकिन इस पर भी सरकार ने नजर रखा कि अगर आपको ये कैटेगरी सट्टेबाजी के आय और जुआ के अंतर्गत आती है तो तुरंत इसको बैन कर दिया जाएगा। चिट फंड बाजार में भी आपने देखा होगा कि इसमें लोकल कंपनियां तो काम कर सकती हैं, लेकिन विदेशी कोई कंपनी एफडीआई के रूप में नहीं आ सकती। निधि कंपनी, ठीक है, जो आपके पास निधि कंपनी होती है जो पैसे को इकट्ठा करते फिर इन्वेस्टमेंट करती है, इन कंपनीज में भी बाहर की कंपनी नहीं लाएगी। हस्तांतरण विकास अधिकार में ट्रेडिंग, टीआरडीएस, इसमें भी नहीं आएगी। सिगरेट, तंबाकू, सब गलत चीजें जो इकोनॉमी को लॉसेस करती हैं, इनमें भी आपका एफडीआई नहीं आएगी। परमाणु ऊर्जा, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर द इकोनॉमी, और ये किसी देश के लिए
बिल्कुल आत्मा होती है, इसमें एफडीआई नहीं आएगी, हम देश की पूंजी से काम चलाएंगे। रेलवे परिचालन, देश की पूंजी ही इसको ऑपरेट करेगी। तो मैंने बोला बहुत सेंसिटिव क्षेत्र और बहुत नेग्लेक्ट क्षेत्र, इनको एफडीआई के अंतर्गत मेजरमेंट किए जाते हैं। अब देखिए, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा का विवरण इस प्रकार से है, देख लो। ये याद रखना पड़ेगा बच्चों, इसको लिखना पड़ेगा आपको। हमारा जो रक्षा क्षेत्र है उसमें 49% की एफडीआई आने की अनुमति है, यानी 49%। अब आप कहोगे सर 49% क्यों? क्योंकि 51%, 49% शेयर कौन लेगा? एफडीआई वाला। और 51% शेयर कौन लेगा? भारतीय। तो मलिकाना हक किसके पास रहेगा? जिसके पास शेयर ज्यादा। तो शेयर किसके पास ज्यादा है? भारतीयों के पास, मान लीजिए। तो यहां पर उसके ऑपरेशन का पूरी जिम्मेदारी किसके पास रहेगी? भारतीयों के पास, भले 49%। इसीलिए 49 और 51 का बाइफर्केशन रखा, ताकि उसकी मैनेजमेंट पावर उसके हाथ में रहे। तो ये 49% तक आप शेयर बाजार में लगा सकते हो, एफडीआई के रूप में ला सकते हो, लेकिन जो उसकी मैनेजिंग पावर होगी वो 51% वाले साझेदार के पास होगी। तो इसलिए रक्षा क्षेत्र में भले आप क्या होते हैं, इस सेक्टर्स में आप एफडीआई ला सकते हो, लेकिन कंट्रोलिंग पूरी रहेगी 51% वाला शेयर होल्डर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कंट्रोलिंग पावर रहेगी। सिविल एविएशन 49%, लेकिन प्रवासी भारतीयों के लिए 100% बढ़ा दिया गया है। क्या होता है? एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, इसमें 100% की विदेशी पूंजी आ सकती है। ठीक है, विदेशी एफडीआई और एफआईआई दोनों के रूप में, एफडीआई और एफआईआई दोनों के रूप में इसमें आ सकती है। तीसरा, निजी क्षेत्र के बैंक 74% की, ठीक है, और 49% से अधिक विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के माध्यम से इसमें आ सकते हैं, और 20% आपके पास इसमें अलग से। वस्तु विनिमय के अंतर्गत 49%, जिसमें से एफडीआई आपकी 26%, 23% एफआईआई। आपके पास ऋण संसूचन कंपनियां 74% स्वतः, ठीक है, विदेशी संस्थागत निवेश केवल 24% इसमें हो सकता है। बीमा सेक्टर में 49%, 26% तक स्वतः रूट से, ऑटोमेटिक रूट से, और उससे अधिक विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड सरकारी रूट से। यानी 26% तक तो स्वतः रूट से आएगी, लेकिन उसके बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हो तो आपको एफआईपीवी के अंतर्गत आना पड़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज में 49% तक एफडीआई अलाउ है, लेकिन 26% आपको एफडीआई के माध्यम से और 23% एफआईआई के माध्यम से आपको आना होगा। पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस संशोधन 49% एफडीआई, सार्वजनिक निवेश के उपक्रमों में के मामले में स्वतः से। समाचार पत्रों में 26%, ठीक है। निजी क्षेत्र की सुरक्षा एजेंसियों में 49% एफडीआई है। उपग्रह में 74%, एकल ब्रांड उत्पाद खुदरा में, जैसे आपने ब्रांडेड चीजों को देखते हो तो 100%, मल्टी ब्रांड 51%, दूर संचार 100%, इस समय एयरटेल आपने जियो देखा होगा, 100% एफडीआई के साथ भी ये काम कर सकती हैं। फार्मा सेक्टर 100%, पावर एक्सचेंज 29%, रेलवे बुनियादी ढांचा 100% रेलवे सेक्टर में, लेकिन रेलवे निर्माण में 49% एफडीआई तथा रेलवे सुरक्षा में आपको लगाना पड़ेगा। विकास से संबंधित निर्माण परियोजनाओं में 100% की आप एफडीआई सादर आमंत्रित की गई है। तो इस प्रकार जो देश में हमारी एफडीआई होती है, वो एफडीआई का जो सेक्टर्स वाइज है, उन सेक्टर्स वाइज डिटर्मिनेशन किया गया है। इस सेक्टर्स वाइज डिटर्मिनेशन का फायदा ये होता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस के साथ एक चीज याद रखना, सेंसिटिव सेक्टर। तो इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव अगर हमारे देश के लिए है, तो उसमें भारतीयों ने अपना प्रभुत्व बनाए रखा। भले हम बाहर से पूंजी ना मंगाए, क्यों? क्योंकि उस टेक्नोलॉजी को या हमारी अंदर की गोपनीयता को कोई अदर व्यक्ति ना देख नहीं पाए। लेकिन जो सेक्टर लगता है कि हमारे ज्यादा इंपैक्ट नहीं, जैसे होटल मैनेजमेंट है, इसमें 100% ले आओ, नो इशू हमारे लिए। बीमा में 100% आ जाओ, कोई इशू नहीं है भाई। रिस्क है, इंश्योरेंस है कोई कंपनी के साथ, या कोई माल के साथ कैजुअलिटी होती है या प्रॉब्लम्स आती, तो आपको पेमेंट करना है। तो वो ज्यादा हमारी इकोनॉमी पे क्या होता है कि निगेटिव या एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए सेंसिटिव एंड कॉन्फिडेंशियल मैटर को देख करके भारत सरकार ने जो सेक्टर्स होते हैं, उन सेक्टर्स को ओपन किए हैं। इस प्रकार से हमारे 2015 में जो भारत में विदेशी निवेश इक्विटी का प्रवाह था, वो 74-54 मिलियन अमेरिकन डॉलर था। पुनर्निवेश के रूप में कुल प्रत्यक्ष निवेश आपका 94-57 मिलियन अमेरिकन डॉलर है। शुद्ध विदेशी संस्थागत निवेश
31-29 मिलियन अमेरिकन डॉलर है और 2015 के बीच में कुल विदेशी निवेश आपका 163 मिलियन अमेरिकन डॉलर के बराबर था। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि जो भारत में एफडीआई आई वो लगातार हमने सेक्टर्स ओपन करते गए और जैसे जैसे हमने सेक्टर्स ओपन किए वैसे वैसे हमारे देश में जो एफडीआई इनफ्लो था वो इनफ्लो तेजी से बढ़ा, साथ ही साथ एफआईआई इनफ्लो को हमने तेजी से इंप्रूव किया और हमारी इकोनॉमी इसलिए बहुत सशक्त होती चली जा रही है। तो सो मच थैंक यू। आज तक हम लोग यहीं तक थे।